मेरे शौहर काम के सिलसिले से विदेश में रहते थे। इन दिनों मैं बहुत ज्यादा तरस जाती थी। मैं कम उम्र की लड़की थी। इन दिनों मेरे अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मेरी देवरानी अपने मायके गई तो देवर की देखभाल मेरे ऊपर झड़ गई। इस दिन देवर और मैं घर पर अकेले थे। देवर को देखकर मेरे मन मचलने लगा। इसी वजह से मैं खूबसूरत नाइटी पहनकर देवर के कमरे में चली गई। देवर मेरे जज्बातों को अच्छी तरह समझ पा रहा था। फिर देवर कहने लगा, आज तो सही मौका मिला है करने का। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और फिर हम दोनों ने पूरी रात जोश के साथ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं देखने में बेहद ही दूध की तरह सफेद थी। मेरी शादी 3 साल पहले मेरे शौहर जोहान के साथ हुई थी। मेरे शौहर काम के सिलसिले से भी विदेश रहते थे। इन दिनों में बहुत ज्यादा तरस जाया करती थी। मेरी उम्र की लड़की अपने शौहर के साथ खूब मजे करती। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए। मैंने कई बार अपने शौहर से फोन पर बात करते हुए कहा कि वो भी मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन वो मेरी बात मानने को मंजूर नहीं थे। विदेश में मेरे शौहर बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। इसकी सैलरी काफी अच्छी थी, लेकिन अपने शौहर के बगैर हिंदुस्तान में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे ससुराल में मेरा देवर और मेरी देवरानी रहती थी। मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हुई थी। इन दोनों की लव मैरिज थी। मेरे सास ससुर तो बहुत पहले वफात पा गए थे, इसलिए मैं अपने ससुराल में अकेली पड़ गई। क्योंकि शाम को जब भी देवर घर आता तो दोनों शौहर बीवी अपने रूम में चले जाते। वो दोनों अपनी जिंदगी के खूब मजे ले रहे थे, लेकिन मैं दोनों को देख देख कर तरस जाया करती थी। मैं अपनी उम्र के इस चौराहे पर थी जहाँ पर अक्सर लड़कियां शौहर साल में हर तो आ जाती, तो मेरा मन बहुत उदास हो जाता। मैं अपने शौहर के आगे बहुत जिद करती कि वो भी मुझे अपने साथ विदेश ले जाए, लेकिन वो कहते हैं कि अभी हालत ठीक नहीं है। ये सब सुनकर मैं मायूस हो जाती। सारा दिन मैं घर के कामकाज में गुजारती थी, लेकिन शाम को जब दोनों बीवी को देखती तो मुझे समझ में आ जाता कि वो अब लोग क्या करने वाले हैं। जब मैं इनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी होती तो इन दोनों के कमरे से बाहर से आहट सुनती, तो मैं समझ जाती कि वो लोग तो आज खूब मजे ले रहे हैं। इन दोनों को देखकर अपनी किस्मत पर बहुत ही मुझे बेकार लगती, क्योंकि जिंदगी तो मुझे वो दोनों ही ले रहे थे। ये शादी मेरे मामा ने करवाई थी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। माँ ने जब बताया कि लड़का विदेश में जॉब करता है तो मेरे घर वालों ने जल्दी मेरी शादी कर दी। शादी को लेकर मेरे दिल में कई अरमान भरे हुए थे, क्योंकि मेरी बहुत सारी सहेलियों की शादी भी हुई थी। जब वो मुझे अपने सुहागरात के पेड़ा के बारे में सुनाया करती, वो सब सुनकर मेरा दिल भी अंदर से मचल उठता। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने कई अरमानों पूरे करूंगी। सिर्फ 19 साल की थी। अच्छी इनकम देकर घर वालों ने जल्दी मेरी शादी कर दी। मैंने सोचा था कि मैं भी अपने शौहर के साथ विदेश सेटल हो जाऊंगी, वहां जाकर अपने दोनों खूब मजे करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। शादी के जब मैं अपने ससुराल रुखसत हुई तो सुहागरात की रात मेरे शौहर ने कमर तोड़ मुझ पर प्यार लुटाया। उन्होंने मुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर थी जहां मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। मैं सोचती थी कि मैं भी विदेश जाऊंगी, वहां छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने शौहर को अपनी तरफ और अपना लूंगी। लेकिन मेरे अंदर जज्बात बहुत भरे हुए थे। मेरा शरीर थोड़ा मोटा था, जिसे यह अंदाजा नहीं लगाया जाता कि मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन मेरे अंदर सहने की ताकत बहुत ज्यादा थी। शौहर ने रात भर खूब मुझ पर प्यार लुटाया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे यह खबर सुनाई कि जब वो वापस मुझे विदेश चले जाएं तो इसके बाद वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। इनके जाने के वक्त में बहुत रोना धोना किया कि काश वो भी मुझे अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो मुझे यही कहते रहे कि अभी तुम्हें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद तुम्हें मैं खुद ब खुद अपने पास बुला लूंगा। लेकिन धीरे धीरे मैं यूं ही घर के कामकाज में बिजी हो गई। मैं अक्सर रात के समय देवर देवरानी के चिल्लाने की आवाज सुनती थी। ये सुनकर मेरा भी दिल बहुत जोर होता था। फिर कुछ दिनों के लिए मेरी देवरानी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि इसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन इस दिन मेरा देवर किसी काम के सिलसिले से बाहर शहर गया था। वो रात को वापस आने वाला था, इसलिए मेरी देवरानी कहने लगी कि रात को जब समीर घर आए तो आप इसे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने इन्हें बहुत फोन लगाया था और इनका फोन भी बंद आ रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने अपनी देवरानी से कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं यहाँ अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये कहकर वो बस स्टेशन की तरफ निकल गई। फिर रात को जब समीर घर आया तो मैंने कहा तुम्हारी बीवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है, क्योंकि इसके बाबा की तबीयत ठीक
ठीक नहीं है। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, हाँ अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसे फोन किया था। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, तुम लोगों की बात तो हो गई, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहकर समीर भी अपने कमरे में चला गया। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाकर जब मैं समीर को आवाज देने के लिए इसके कमरे में गई तो समीर की जो हालत है इसे देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी, क्योंकि समीर नहाकर सीधा कमरे से बाहर निकला था। इसने अपने बदन पर कपड़े भी नहीं पहने थे। जब हम दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराई तो हम दोनों के शरीर में एक अलग सा एहसास हुआ। हम दोनों की दिलों की धड़कनें कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर समीर को देखते हुए मैंने इससे कहा कि समीर, वो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन समीर ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। उल्टा वो धीरे से मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। आज इसके अंदाज मुझे कुछ अलग ही लग रहे थे। समीर के चेहरे पर मुझे शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर समीर धीरे से मेरे करीब आया और खाने की ट्राई को पकड़ते हुए मेरे हाथों को छुआ। समीर की छूने से ही मेरे तन बदन में एक आग से लगने लगी थी। मेरे जज्बात अभी थोड़े बढ़ने ही लगे थे। मैंने जल्दी अपने जज्बात को काबू किया और फौरन भागकर किचन में आ गई। किचन में आकर मैं बर्तन धोने लगी। तभी बर्तन धोते धोते पीछे से अचानक समीर आकर खड़ा हो गया। जब मैं अचानक पीछे मुड़ी तो वो मुझसे टकरा गया। मुझे देखकर समीर कहने लगा, भाभी जान, थोड़ा संभल कर काम किया करो। समीर ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। आज इतने टाइम के बाद किसी ने मुझे छुआ था। समीर के छूने से ही मैं ढीली पड़ने लगी। आज समीर मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि भाभी जान, कितना काम करोगी, थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो। मैंने भी कहा कि हाँ समीर, मैं अपने लिए टाइम तो निकाल लूंगी, लेकिन मुझे कोई टाइम देने वाला ही नहीं है। फिर समीर कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो भाभी, मैं हूं ना, भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप कभी मुझे तुम मौका दें। अब मैं समीर के इरादे भी समझ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी पीठ घुमाई और अपने काम में लग गई। लेकिन समीर धीरे से मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। जब समीर कमर पर हाथ फेर रहा था तो मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरी धड़कनों की आवाज जब बढ़ने लगी थी, फिर मैं भी बड़े धीरे धीरे लफ्जों में कहा कि समीर, आप ये क्या कर रहे हैं। फिर समीर मुझे कहने लगा कि वही जो आप कई सालों से चाहती थी। अब मेरी और समीर की धड़कनें भी बढ़ने लगी। मुझे किचन में हम दोनों की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे समीर का हाथ मेरी नाभि पर आने लगा। अब मेरा भी अपने जज्बातों पर काबू पाना ही मुश्किल होता जा रहा था। समीर कहने लगा, आपको क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आता कि भाई के जाने के बाद आप कितनी अधूरी हो गई हो। आपके अंदर भी कई अरमान होंगे, लेकिन आपने वो सारे के सारे अरमान अपने ही दिल में दफन करके रखे हुए हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके सारे अरमानों को पूरा करूं। समीर के मुंह से ये सारे लफ्ज सुनकर मैं अब बहकने लगी थी। मैं समीर से कहा कि लेकिन ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे से आगे बोलने से समीर ने जल्दी मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे उठाकर मेरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। आज मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी। मैं सदियों से प्यासी थी। मेरे शौहर को विदेश के जाने के बाद मेरी कमी का कभी भी एहसास नहीं होता था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा होता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कभी समीर को मेरे इन एहसासों की समझ भी होगी। फिर से समीर मुझे अपने कमरे की तरफ ले गया और बिस्तर पर जाकर मुझे बिठा दिया और फिर अपनी उंगलियों से मेरे पैरों को सहलाने लगा। आज मुझे अपने शौहर की याद भी नहीं आ रही थी। मेरा बस यही मन हो रहा था कि मैं इन्हीं पलों को अच्छे से बिताऊं। समीर के इरादे आज नेक भी नहीं लग रहे थे। मैं भी समीर की बाहों में अब खो जाना चाहती थी। फिर समीर ने धीरे धीरे से कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही समीर ने मेरे माथे पर किस किया कि तभी अचानक मुझे अपने शौहर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही मैंने जल्दी समीर को साइड कर दिया। फिर मैंने देखा मेरे शौहर बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। इनका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। फिर वो गुस्से से कहने लगे, अच्छा मेरे पीठ पीछे आज ये सब चल रहा है। ये सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। मेरा तन बदन अब कांपने लगा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती कि तभी अचानक समीर कहने लगा कि भाभी मुझे उकसा रही थी, क्योंकि भाभी का दिल बहुत कर रहा था और मन भी होता था और आप इनसे बहुत दूर रहते हैं। समीर के मुंह से ये सारे लफ्ज सुनकर मैं तो अचानक हैरान हो गई, क्योंकि इन सब के पीछे हम दोनों का पूरा हाथ था। लेकिन जैसे समीर इसके आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक मेरे शौहर गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने समीर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर कहने लगे, मैं दरवाजे पर खड़ा तुम दोनों की सारी हरकतें देख रहा था। तुम मेरे सगे भाई हो और तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो।
मैं तो तुम पर अपनी जान छिड़कता था और तुम मेरे पेट पीछे ये सब कर रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी को इस बारे में पता चल गया तो सोचो कितना बुरा होगा। ये सुनकर समीर चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा था। वो अपने भाई से माफी मांग रहा था। समीर ने जब मुझे देखा तो मेरे पास जवाब देने के लिए कोई भी लफ्ज ही नहीं थी। लेकिन मैं तो ये सोचने लगी कि जोहान अचानक घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ। जब मैंने जोहान से ये सवाल किया तो मुझे कहने लगे कि तुम बार बार अक्सर मुझे फोन करके यही कहती थी और बहुत रोती थी कि मुझे तुम अपने पास बुला लो। और कहीं ना कहीं मुझे भी यही एहसास होता था कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान अकेले छोड़ आया हूँ और तुम मेरे बिना अकेले कैसे रहती होगी। यही सब सोचते हुए मैंने ये प्लान बनाया था कि सोचा था कि तुम्हें हिंदुस्तान जाकर सरप्राइज दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें हिंदुस्तान आने के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान आकर मुझे एक नया सरप्राइज मिल जाएगा। हिंदुस्तान आकर मैंने सबसे पहले अपने भाई समीर को ही फोन किया था, लेकिन इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। जब मैंने इसकी बीवी को फोन किया तो वो मुझे कहने लगी कि वो अपने मायके आई हुई है क्योंकि इसके बाप की तबीयत अचानक ठीक नहीं है। मैंने सोचा था जब तुम सोने के लिए कमरे में जाओगी तो मैं तुम्हें आकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। मेरी पीठ पीछे तुमने मुझे धोखा दिया है। जब मैं समीर को किचन में जाते हुए देखा और जाकर चुप कर देखा तो मुझे तुम दोनों के इरादे थोड़े खराब लगने लगे थे, लेकिन मुझे तब भी यकीन था कि तुम दोनों अपने रिश्ते की दौड़ को कभी भी नहीं तोड़ोगी। लेकिन शायद ये तो सबसे बड़ा ही गलतफहमी मेरी ही थी। मैं घर पर छुप कर बैठा हुआ था, तुम दोनों पर नजर रखा हुआ था। मेरे पास घर की एक पुरानी चाबी पड़ी हुई थी, इसी से मैं घर के अंदर भी दाखिल हुआ था। लेकिन अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर अपने शौहर के आगे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैं बहक गई थी, प्लीज अब मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि कितने सालों से आप मेरे साथ नहीं रह रहे थे। मेरी भी कई अरमान थे शादी को लेकर, लेकिन शादी के बाद आप मुझे छोड़कर अकेले विदेश चले गए। मेरी ही गलती है कि मैं अपने जज्बात को काबू ना पा सकी। अब जो सजा आप मुझे देना चाहते हैं वो मुझे दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैंने जल्द अपने शौहर के जाकर पैर पकड़ लिए और मैं खूब जोरों से रोने लगी। मेरे शौहर को मुझसे बेपनाह प्यार था। इन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं इनकी ही गलती है, तो उन्होंने मुझे इस वक्त माफ कर दिया। लेकिन मेरे शौहर ने मेरे देवर को बिल्कुल भी माफ नहीं किया था। मेरे शौहर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर कोई भी असर आए, इसी वजह से मैं तुम्हारी बीवी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।